हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे 9th क्लास के सेकंड चैप्टर की फिजिक्स का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए एक करके हम बात कर लेते हैं फोर्स। पहले डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ पुश और पुल टू द ऑब्जेक्ट, दे ऑल आर ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये क्या है? पुश या पुल है। किसी ऑब्जेक्ट को हम या तो पुश करें या पुल करते हैं, वही हम फोर्स होता है। और ये क्या क्रिएट करता है? मोशन क्रिएट करता है। दैट इज़ they change or tries to change the state of object। जो हम पुश करेंगे या पुल करेंगे किसी चीज़ को, तो क्या होगा? या तो चेंज करेगा या ट्राई टू चेंज करेगा क्या? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टेट को, स्थिति में या तो परिवर्तन लाएगा या परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। सेकेंड, दे चेंज और ट्राइज टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। वह क्या करेगा? या तो परिवर्तन कर देगा या परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। किसमें? ऑब्जेक्ट के शेप में, आकार में। ठीक है ना? तो देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं फोर्स। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है। तो इधर से ये, अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको मतलब ढकेल रहे हैं, तो ये होता है पुश करना। ये क्या कहलाता है? पुश। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम जब फोर्स लगा रहे होते हैं तो उसे कहते हैं पुश करना। ठीक है? जब हम पुश करेंगे तो जाहिर सी बात है, इसमें मोशन क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए ये अपनी पोजीशन से हट करके यहाँ तक आ गया, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? मोशन किया। दूसरा, या तो हम इसको पुल करेंगे मतलब खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे रखा हुआ है इस सरफेस पे। मान लीजिए इसको हम पुल कर रहे हैं। पुल करना मतलब खींचना। इसमें हमने फोर्स लगाया और इसको पुल किया, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। इसने भी क्या किया? मोशन किया। ठीक है? तो जैसा कि हमने डिफिनेशन पढ़ा था, पुश और पुल टू द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो ये फोर्स। आइए हम एक एक करके और एग्जांपल लेते हैं और उसके एप्लीकेशन पे देखते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जैसे कि ये बच्चा जो है, इसको पुश करके क्या कर रहा है? मोशन क्रिएट कर रहा है। ये जो ट्रॉली है, इस ट्रॉली को ये बच्चा पुश कर रहा है, तो इसमें मोशन क्रिएट हो रहा है ना? और मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसको हम पुल कर रहे हैं। ये जो हैंडल बनी है, हैंडल को पकड़ के हम पुल करें, खींचें, तो ये बॉक्स क्या है? ओपन हो जा रहा है। ठीक है? तीसरा, इस गर्ल को देख रहे हैं आप। गर्ल क्या हॉकी स्टिक ली हुई है। वो अगर बॉल को हिट करती है तो बॉल क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इसका मतलब लड़की ने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बॉल उसी डायरेक्शन में मोशन की। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, मोशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है? ये एप्लीकेशन हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ नीचे, पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। या हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है। पहले वो रेस्ट में था, जब उसको हमने हिट किया बॉल को हॉकी स्टिक से, तो मोशन करने लगा। इसका मतलब रेस्ट से मोशन में आया, तो उसका स्टेट चेंज हुआ। यहाँ ट्रॉली में देखिए, पहले वो रेस्ट पोजीशन में थी, जैसे उस पर हमने फोर्स लगाया, ट्रॉली मूव करने लगी, मोशन करने लगी। किधर मोशन कर रही है? फोर्स के डायरेक्शन में। तो ये सारे एप्लीकेशन हो गए स्टेट ऑफ मोशन पे, कि रेस्ट से जब मोशन किया, हमने जब फोर्स लगाया तो रेस्ट पोजीशन से उसने
मोशन में आ गया, उसमें मोशन क्रिएट हो गया। आगे और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये स्प्रिंग जो है, एक स्प्रिंग है, इस पर हमने दोनों ओर से फोर्स लगाया, इधर से भी पुल किया, इधर से भी पुल किया। पहले मान लीजिए ये स्प्रिंग ऐसे थी, पहले ये स्प्रिंग ऐसे थी, एकदम नज़दीक नज़दीक था, ये इतना एक्सपैंड नहीं किया। जब दोनों तरफ से हमने इसमें फोर्स लगाया तो एक्सपैंड कर गई। मान लीजिए पहले अगर एक्स था इसका डिस्टेंस, इसका जो लंबाई था एक्स था, हमने उसको ए डिस्टेंस तक खींचा, एक्सपैंड किया, तो इसका जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, एक्स प्लस ए हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, और सॉरी ये हमारी स्प्रिंग थी। पहले हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ से फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया। इसको फोर्स लगा के हमने एक्सपैंड करने की कोशिश की, तो जो फोर्स हमने लगाया तो मान लीजिए एक्सपैंड कर गया कितना, मान लीजिए ये पहले इसका डिस्टेंस ये था, और देखिए इसका लेंथ ये था, सॉरी लेंथ इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। दोनों तरफ से हमने फोर्स लगाया, एक्सपैंड कर गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उसके शेप में चेंजेस हुआ, उसके शेप में परिवर्तन हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ भी फोर्स का देखिए एप्लीकेशन है कि उसके हमने शेप में परिवर्तन लाया, शेप में चेंज किया, कोशिश किया हमने चेंज करने की, चेंज हो गया। ठीक है, ये देखिए वही चीज़ यहाँ पे है। सेकंड क्या है, ये एक रबर बॉल है, इसमें हमने दोनों तरफ से फोर्स लगा करके इसके शेप में भी परिवर्तन लाने की कोशिश की, आकार में परिवर्तन लाने की कोशिश किया, और उसके आकार में परिवर्तन हुआ भी। पहले देखिए ऐसी बॉल थी, थोड़ा सा चिपट गई दोनों तरफ से। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, फोर्स के एप्लीकेशन हैं। ठीक, समझ में आया? आइए आगे बात करते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस मतलब बराबर, अनबैलेंस मतलब बराबर ना हो। तो ऐसा फोर्स जो बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड होगा, जो बराबर होगा बैलेंस्ड फोर्स होगा। भाई हम बात करते हैं, देखिए इसको हम आगे एग्जांपल समझाते हैं आपको। देखिए हम यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक टेबल है, सॉरी ये मान लीजिए कुछ सरफेस है, टेबल ही है, इस पे ये बुक रखी हुई है, बुक या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस पे हमने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है इधर पे, जिसका नाम दे दिया है एक्स, इधर पे जिसका नाम दे दिया है वाई। ठीक है, अगर हम एक्स स्ट्रिंग को खींचते हैं, इसको पुल करते हैं, अगर इसको हम पुल करते हैं इस स्ट्रिंग को, तो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इधर पे। जब इधर पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करेगा, इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर हम इसी तरीके से इस स्ट्रिंग को भी खींचें, वाई वाली स्ट्रिंग को भी खींचें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इधर मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। लेकिन जब हम दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा के दोनों को एक साथ खींचेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब जब भी हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ से, दोनों एंड पे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन क्रिएट ही नहीं करेगा, वो अपने रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो। इसी को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जितना फोर्स हम एक्स स्ट्रिंग पे लगा रहे हैं उतना वाई पे भी लगा रहे हैं, जितना वाई पे लगा रहे हैं उतना एक्स पे लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्स बराबर है, वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, वो मोशन ही नहीं करेगा।
तो इसी को कहते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब दूसरे की बात आती है अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर मान लीजिए फिर से वही सिचुएशन, ये टेबल पे हमने ये बुक रखी हुई है, इधर पे एक्स स्ट्रिंग बांधी हुई है, इधर पे वाई स्ट्रिंग बांधे हुए हैं हम। क्या होता है, एक्स की तरफ इसकी स्ट्रिंग जब खींचते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इधर को मूव करने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में। जब वाई वाले को खींचते हैं तो वाई डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम दोनों को साथ में खींचते हैं और अगर हम एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगा दें, इधर पे हम फोर्स ज़्यादा लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट वाई तरफ जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हम एक्स की तरफ फोर्स लगा दें तो जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा, एक्स की तरफ मूव कर जाएगा, इधर खिसक जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए अभी तक यहाँ था, अब यहाँ से ये इस जगह पे आ गया, जब एक्स डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, पोजीशन चेंज कर लिया, मतलब उसने क्या किया, मोशन किया। कब किया मोशन? जब हमने फोर्स एक्स तरफ ज़्यादा लगाया वाई की तरफ से, तब ये उसने मोशन क्रिएट कर दिया। इसका मतलब हमने बैलेंस फोर्स तो लगाया नहीं, दोनों तो अलग अलग फोर्स लगाया। इधर वाई की तरफ मात्रा कम थी फोर्स की, एक्स की तरफ मात्रा ज़्यादा थी, तो जो ऑब्जेक्ट था वो एक्स की तरफ मोशन कर गया। इसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, आप उसको रीड कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन। जो न्यूटन साइंटिस्ट थे उन्होंने गैलीलियो भी एक साइंटिस्ट हैं, उनके आइडियाज़ को फर्दर आगे क्या किया, स्टडी किया, मतलब उस पर पढ़ाई की, मतलब पढ़ा उन्होंने, उस पर आगे कुछ करने का, कुछ अलग करने का कोशिश किया। तो उन्होंने क्या किया, जो गैलीलियो ने फोर्स और मोशन पे आइडियाज़ दिए थे उस पर न्यूटन ने फर्दर स्टडी किया और फिर उन्होंने क्या किया, अपना 3 फंडामेंटल लॉज दिए जो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हमको बताते हैं। और ये तीनों लॉज को क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर उन्होंने अपना नाम दे दिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हैं क्या, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके जानकारी लेते हैं। फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स लॉज ऑफ एक मिनट। पहले को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड है न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड है न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इन तीनों लॉज को हम एक एक करके पढ़ते हैं। आइए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने पहला नियम दिया, वो क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, इस तरीके से कुछ है,
एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change that state by an applied force। कहने का मतलब यह है, इस न्यूटन ने यह बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट के स्टेट में है तो तब तक वो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन का, ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम बाहर से कोई इसमें फोर्स अप्लाई ना करें। यह ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल कोई भी बाहरी फोर्स इस पर हम नहीं लगाते हैं, तब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है, ठीक है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर वो डायरेक्शन में है तो कंटिन्यू डायरेक्शन में ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। यहाँ देखिए, दूसरी भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट टू चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए, कहने का मतलब यह है, जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं रेसिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, वो प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं कि वो अपने ही स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहते हैं, ठीक है। वो जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा है। अब इनर्शिया क्या है, आइए उसको जानते हैं। इनर्शिया एक वर्ड है जिसको हिंदी में जड़त्व कहते हैं। तो ये होती क्या है, इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। इट इज़ an intrinsic property of an object by virtue of which object tends to be in the state of rest or motion unless an external force is applied। सेम चीज़ कहने का मतलब ये इनर्शिया यह बताती है, ये ऑब्जेक्ट का आंतरिक गुण होता है, भीतरी गुण होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है आंतरिक गुण, जिस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, उसी स्टेट में रहना चाहता है। कब तक, जब तक कोई भी बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों इनर्शिया के टाइप्स होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखा रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें अगर, ठीक है, देखिए ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक हमने पेपर रखा हुआ है, उस पेपर पे एक हमने कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। कॉइन जो है रेस्ट पोजीशन में है ना, कॉइन क्या है, रेस्ट में है। और उसके बाद जो हम अपने फिंगर से उस पर पेपर पे फोर्स लगाते हैं, उसको मारते हैं, पेपर बाहर चला, देखिए पेपर क्या होता है, बाहर चला जाता है। कॉइन क्या है, कॉइन ग्लास के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि कॉइन रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है, वो टेंड कर रहा है, विरोध कर रहा है कि मैं रेस्ट में ही रहूँगा। यही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। दूसरा, ये पहले इनर्शिया का फर्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल। और ये सेकंड देखिए, मान लीजिए अगर हम बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, ये मान लीजिए हम हैं बस में बैठे हैं सीट पे, बस चल रही है, अचानक से ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगा देता है, तो हम क्या होते हैं, हम आगे भाग जाते हैं,
देखिए अभी तक ये मोशन में है, बस हम बैठे हुए हैं शांति से। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, हम क्या किए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाते हैं, आगे की तरफ भाग जाते हैं। क्यों? यही तो इनर्शिया ऑफ मोशन है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाह रहा है, कि जिसे अचानक से ब्रेक लगती है, बस रुक गई। बॉडी तो हमारी मोशन में थी, तो मोशन में रहना चाहती है, तो इसी वजह से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, आइए तीसरा टाइप देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप बस में ही या कार में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, मोशन में है, फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पे बस चल रही है। अचानक से एक बड़ा सा मोड़ आता है। अभी तक हम कैसे चल रही थी, स्ट्रेट बस जा रही थी, अचानक से मोड़ आता है। जब ड्राइवर गाड़ी मोड़ता है तो हम क्या करते हैं, अगर ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ा तो हम झुक जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही थी, स्ट्रेट डायरेक्शन में। उसके बाद जैसे अचानक से मोड़ है, गाड़ी से ड्राइवर ने स्टीयरिंग मोड़ा, तो हमारी बॉडी क्या है, वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है जिस डायरेक्शन में पहले थी। इस वजह से हम एक तरफ झुक जाते हैं। तो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है वह ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। वो टेंड करता है कि मैं उसी डायरेक्शन में रहूँगा, वो प्रतिरोध करता है कि मैं उसी डायरेक्शन में रहूँगा। अगर स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है, तो ये हुआ इनर्शिया का तीनों टाइप्स। कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। जो इनर्शिया ऑफ मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, इस वजह से हम आगे झुक जाते हैं। जब अगर बस में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे भाग जाते हैं, आगे झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में थी, वो मोशन में ही रहना चाहती है। इस वजह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हम बैठे हुए हैं सीट पे, ट्रेवल कर रहे हैं बस में, अचानक से मोड़ आता है तो हम झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पहले मोशन कर रही थी हमारी बॉडी, उसी डायरेक्शन में अभी भी वो मोशन करना चाह रही है। इसी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, झुक जाती है जब टर्न आता है। ठीक है, इनर्शिया हो गया। अब बात करते हैं, तो फर्स्ट लॉ को समझ में आया। फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि जो भी बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने का बाध्य रहता है, मतलब उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, टेंड करता है, टेंड टू रिमेन इन दैट स्टेट, तब तक जब तक कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसी को हम कहते हैं, फर्स्ट लॉ को हम और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इतना याद रखिएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या बताया, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, यह दर्शाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स के। जिस डायरेक्शन में फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया गया है, उसी के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। पी क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला इसलिए डी पी अपॉन डी टी किया गया है। जब कभी भी बात आए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला तो मोमेंटम का चेंज है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ
ठीक है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ के। ठीक, अब मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम की बात है तो मोमेंटम तो जानना ही होगा क्या होता है ना। देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम पी, हमने बताया ना अभी आपको कि मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, पी से। तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, इसको इस तरीके से परिभाषित किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एम एंड वेलोसिटी वी। मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं मोमेंटम। p इज इक्वल टू एम वी, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर इसकी यूनिट की बात है तो यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट है, इसका मोमेंटम का। ये क्या है, मोमेंटम का यूनिट, यूनिट ऑफ मोमेंटम, कहीं पे पूछ भी लेता है। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम कहाँ होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इस वजह से इसको वेक्टर क्वांटिटी में भी आता है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वह होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे बताया गया है, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, S1 नहीं, S-1 नहीं है, S का पावर -1, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, S का पावर -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमने आपको फोर्स का यूनिट नहीं बताया है, जो फोर्स होता है, फोर्स, इसका जो यूनिट होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, हाँ न्यूटन। न्यूटन, एन कैपिटल एन, कैपिटल एन से दिखाते हैं, न्यूटन। ये फोर्स के एसआई यूनिट होती है। ठीक है, बाकी आगे हम बता देंगे आपको जहाँ पे बात आएगी। ठीक है, मोमेंटम आपको समझ में आया, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, उसका मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम कहलाता है। फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम वी, एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये कुछ एप्लीकेशन है कि जब कोई भी जो फील्डर होता है, क्रिकेट मैच खेलता है, तो जब कैच करता है बॉल को, तो अपने हाथ को क्या करता है, नीचे की ओर ले जाता है या पीछे की ओर ले जाता है। क्यों, क्योंकि उसको चोट कम लगे। ठीक है, क्योंकि भाई जितना समय ज़्यादा लगेगा, जितना समय ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा और मोमेंटम उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा उसका, जितना समय तक उसको हम डिले कराएंगे, चोट हमको उतना कम लगेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब कैच करते हैं बॉल को तो अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं, जिस वजह से हमारे हाथों को चोट कम लगे। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान सा लॉ है, इट्स वेरी सिंपल। न्यूटन थर्ड लॉ, to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies.
न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन ने ये तीसरा नियम में बताया कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कितना रिएक्शन होता है? जितना हम एक्शन करते हैं उतना ही हमको रिएक्शन भी मिलता है। इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट क्या होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी ट्रिगर दबाया हमने, बुलेट क्या कर रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और क्या होता है? गन जो होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आती है। कहते हैं ना कि जब हम बुलेट को कभी आप फायर कीजिए गन से तो झटका मारती है, पीछे को आपको फोर्स लगाती है। तो जितना ज़ोर से बुलेट जाएगी आगे, जितना फोर्स लगा करके, उतना ही फोर्स हमको पीछे की ओर भी महसूस होगा रिएक्शन के रूप में। इसको रिकॉइल ऑफ फोर्स ऑफ ऑन द गन भी कहते हैं। रिकॉइल कर रहा है, जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है नहीं, रिएक्शन फोर्स हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। इसको रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। और एग्जांपल देखिए, जब मान लीजिए हम बोर्ड से उछल करके कहीं आगे चलते हैं, है ना, जंप करते हैं बोर्ड से, तो बोर्ड क्या है? पीछे की ओर भाग जाती है। देखिए, जैसे ये बॉय है, इसने बोर्ड से जंप किया तो बोर्ड क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। वैसे जंप किधर किया है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे इसने एक्शन किया उसका रिएक्शन भी हुआ। इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप किया तो बोर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में गई, है ना। इसीलिए इसको एक्शन रिएक्शन, जितना एक्शन हुआ उतना रिएक्शन। ये लास्ट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया गया है, वी से दैट द सम ऑफ मोमेंटा, मोमेंटा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक से अधिक मोमेंटम है, ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट दो हैं, मोमेंटम दो है, तो इसलिए उसको मोमेंटा बोलते हैं। क्योंकि मोमेंटम को हम प्लूरल में मोमेंटा बोलते हैं, जो मोमेंटम है वो सिंगुलर है। ऑफ मोमेंटा ऑफ two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external valence force acting on them. This is known as law of conservation of momentum. देखिए, इसमें ये बताया गया है, इस पूरी राम कथा में जो लिखा हुआ है, कि हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ए का मास है एम, एम ए एम बी, ठीक है। ये देखिए, पहले ये क्या करता है? यू वेलोसिटी से ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी यू ए है, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी यू ए है, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी यू बी है। फिर क्या होता है? हम ये देखते हैं कुछ समय बाद कि जो यू ए है वह ज़्यादा है, यू ए की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है किससे? यू बी से। जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा? मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड दोनों रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपका फ्रेंड आपसे थोड़ी दूर आगे है, आप उससे थोड़ी दूर पीछे हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड धीरे धीरे दौड़ रहा है और आप ज़ोर से भाग रहे हैं, और जो ट्रैक है, एक ही ट्रैक पे दोनों को दौड़ना है। जब एक ही ट्रैक पे दोनों लोग दौड़ रहे हैं, दूसरी ट्रैक में जाना नहीं है, आपके आगे वाला फ्रेंड धीरे धीरे दौड़ रहा है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, आप ज़्यादा वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ समय बाद ये देखा जाएगा कि आप दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से टकरा जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से भी जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये कुछ समय बाद आपस में कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। जब ए बी से टकराएगा तो ये कितना फोर्स लगाएगा? एफ ए बी, मतलब
बी पे लगाया गया बल ए के द्वारा, इसी को बोलते हैं एफ ए बी। और जाहिर सी बात है, अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो बी भी उस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा, जिसमें ये कहा गया एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बी जो है ए पे फोर्स लगाएगा, बी ए, एफ बी ए का मतलब बी द्वारा ए पे लगाया गया बल। ठीक, अब जब न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ ही लिया है तो दोनों फोर्स बराबर होंगे, है ना। फिर क्या होगा, आफ्टर कोलिशन दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें यही बताया जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि जितना मोमेंटम कोलिशन से पहले था, दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो कोलिशन से पहले था और जो कोलिशन के बाद है अनचेंज्ड रहेगा। इस पूरी जर्नी में जो दो ऑब्जेक्ट थे, आप और आपके फ्रेंड जो रनिंग कर रहे थे ट्रैक पे, जितना मोमेंटम आपका था और आपके फ्रेंड का था, ठीक है, आप दोनों को टकराने से पहले, कोलाइड करने से पहले आप दोनों के मोमेंटम जितने थे, आप दोनों को टकराने के बाद भी आप दोनों का मोमेंटम उतना ही रहा। इसीलिए इसको यह कहा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि जितना कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था दोनों ऑब्जेक्ट का, उतना ही कोलिजन के बाद था। पूरे रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि हमारा मोमेंटम जो था कंजर्व रहा। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ठीक। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कहीं पे एक बार रिवाइज करवा दें जल्दी जल्दी। तो आइए देखते हैं एक बार शॉर्ट रिवीजन फटाफट। फोर्स क्या है? पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसी को फोर्स कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो या तो उसकी स्टेट को चेंज कर देता है या तो ट्राई करता है उसकी स्टेट को चेंज करने का। ठीक है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं या तो वो उसके शेप को चेंज कर देता है या ट्राई करता है उसके शेप को चेंज करने का। ये एप्लीकेशन हो गया। फिर हमने देखा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा। बैलेंस्ड फोर्स जब लगाते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन क्रिएट नहीं होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स जब हम लगाते हैं तो मोशन क्रिएट होता है। मोशन किस ओर होता है, किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, उसी डायरेक्शन में हमारा मोशन भी होता है। और मोशन क्रिएट करने का कारण क्या है? अनबैलेंस फोर्स ही मोशन को क्रिएट करता है। बैलेंस फोर्स डज नॉट क्रिएट मोशन, अनबैलेंस फोर्स क्रिएट मोशन। ये भी याद रखिएगा, जिसे मैं एग्जाम्पल लेकर पढ़ा। फिर उसके बाद बात आती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने गैलीलियोस के आइडियाज़ को फर्दर स्टडी किया। फिर उन्होंने अपने 3 नियम दिए जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, उनका जो लॉ था उन्हीं के नाम पर पढ़ा था, इसीलिए कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है? वो ये बताता है जो भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वह उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, उसी स्टेट में रहना चाहता है। कब तक? जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, है ना। और न्यूटन फर्स्ट लॉ को और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व। जड़त्व क्या? एक आंतरिक गुण होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसमें वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी टेंड करता है, प्रतिरोध करता है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो रहना चाहता है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहता है। तो इसी को कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया 3 प्रकार की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
इनर्शी ऑफ मोशन, इनर्शी ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल से हमने आपको बताया था। इनर्शी ऑफ रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इनर्शी ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। इनर्शी ऑफ डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहेगा। ठीक है। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ की बात आती है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है? फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है वो हमें फोर्स का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है फोर्स का। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं, जिसको पी से दिखाते हैं। जिसका फॉर्मूला बनाया था हमने, पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद हमने उसके एप्लीकेशन देखे। न्यूटन थर्ड लॉ आया। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ था। एग्जाम्पल हमने देखा कि जब गन से बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। इसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। हमने ये बोर्ड वाली बात की। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की कि पूरे फिर प्रोसेस में मोमेंटम जब कंजर्व रहता है उसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या था कि दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट ए था, एक ऑब्जेक्ट बी था। जो ऑब्जेक्ट बी था वो और ऑब्जेक्ट ए दोनों एक ही पाथ पे मोशन कर रहे थे। ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी ज़्यादा था बी से। हमने आपके फ्रेंड और आपसे समझाया था कि आपका फ्रेंड और आप एक ही ट्रैक में रनिंग कर रहे हैं। आपका फ्रेंड आगे है, आप पीछे हैं। आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है आपके फ्रेंड से, आप दोनों भाग रहे हैं। एक समय आएगा कि आप दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने से पहले आप दोनों का जितना मोमेंटम था, टकराने के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ का ये एप्लीकेशन है एक तरीके से। क्योंकि हमने न्यूटन थर्ड लॉ में ये देखा है कि जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना ही रिएक्शन फोर्स हमें वापस मिलता है। तो इसी वजह से जितना फोर्स बी ए पे लगाएगा उतना ही ए बी पे लगाएगा, दोनों विपरीत डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। उसके बाद हम सारा वैल्यू इधर उधर रखेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो इसका एक इसमें जब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा कि जितना मोमेंटम पहले था कोलिजन से उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद था होल प्रोसेस में। तो इसीलिए इसको कहा गया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि पूरे प्रोसेस में ही मोमेंटम कंजर्व रहा। ठीक है। तो बस हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। आपका जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप रिवाइज करते रहिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नोट्स आपको चाहिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के अबाउट पेज पे है। और आप सर्च भी कर सकते हैं एयरफोर्स वॉरियर अनुज के नाम से, जिसमें सेम फ़ोटो लगी हुई है जो चैनल पे लगी हुई है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत।